आप सबको नमस्कार। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि बृजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड है उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पर आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी, जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी, तो उसमें उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी, तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। पर क्या अब चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती, तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है, और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो यह सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ
उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी। प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? यह सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में, और आप क्या कीजिएगा? I will very briefly make the same statement in English. In a huge revelation that we all woke up to, and something that one has known about, the Delhi police has filed its charge sheet, and in its charge sheet, on the basis of evidence and allegations made by some of India's most decorated athletes, referees, coaches, and other vendors, they have filed serious charges of sexual misconduct, sexual harassment, molestation and stalking against BJP MP and also the Wrestling Federation Chief Brijbhushan Singh. The charge sheet invokes Section 506, criminal intimidation, Section 354, outraging modesty of a woman, Section 354, sexual harassment, 354D, stalking. The police has, of course, asked the court to summon Brijbhushan Singh for trial and has asked witnesses to be called in for questioning as well. According to this charge sheet, 108 people were investigated and questioned, 15 of whom, which includes India's most decorated athletes, referees, coaches, all corroborated the allegations that were made. It is, however, indeed very, very ironical that the charge sheet is based on exactly the same allegations that were raised before the oversight committee set up by the government. If you remember, in January 2023, the government set up a 6-member oversight committee headed by Mary Com. In February, players, athletes, coaches, referees were summoned by this committee. They made allegations of sexual exploitation, sexual harassment against the Wrestling Federation chief, against the BJP MP. But in April 2023, when the Oversight Committee submitted its report, it may have raised questions on the functioning of the federation, but kept absolutely quiet on allegations of sexual misconduct, sexual exploitation, did not raise any red flags, and did not even recommend a police probe. And what followed, I think one knows. It was in April 2023, after the Oversight Committee had no faith in the Oversight Committee. They had no faith of an investigation. India's most decorated athletes returned to Jantar Mantar to carry on with their protest, asking for their rights, speaking against exploitation. And during this time, they were mercilessly beaten up, they were dragged, they were hurled abuses at, and when they decided to drown their medals in the river, the government did not even choose to make an appeal to them. And which is why I think the most important factors that come to question today is, will the government continue to remain quiet? Will the Women and Child Development Minister Smriti Irani only speak when she's spewing venom against Rahul Gandhi? Will she turn a blind eye to very grave charges being made in this charge sheet? Will Sports Minister Anurag Golimaro Thakur come out in the open and say a word of solidarity with the athletes? I also think the moral bankruptcy of this government, of the Prime Minister, of the Home Minister, of the BJP, its chief JP Nadda, is on test. Will Brijbhushan Singh continue to be the member of parliament for the BJP? And will the BJP not once, not twice, but repeatedly continue to offer political patronage, protection and support to the perpetrator of the crime here and not the women? And from this platform, we are only asking 4 questions of the Prime Minister. Why is Prime Minister Modi conspicuously silent on charges of sexual exploitation against one of his own members of parliament being labeled by decorated athletes who he called his own? When will the Prime Minister and the BJP President throw Brijbhushan Sharan Singh out of the Bharatiya Janata Party? When will
the MP and the Wrestling Federation chief be arrested? And when will your government, Mr. Prime Minister, stop giving political patronage to perpetrators of crime against women? You and your government are on test here. Not by India's opposition, but India's daughters. And you will have to respond. We will take suo motu questions first, please. Yes. When it comes to Brijbhushan Saran, he has been making this statement, and he has made the same statement times now also, that let the trial happen, the court will decide, I have done nothing wrong. And this has been his repeated statement again and again whenever we have interviewed him at various places, even when we questioned him on these charge sheet as well. I have a very earnest request to make to my friends of media here as well. Stop giving the man who's charged with such grave allegations a platform to come voice an opinion that he does. It's the same MP, the same Wrestling Federation chief who said medals are available for 2 rupees or 10 rupees. Who said all these girls are lying. Who said they are overage. So stop giving him a platform to come exploit that platform and put a story that's completely fictitious. The Delhi police charge sheet bears semblance to the fact that India's athletes have been saying for months and have suffered in silence. That's the reality of this. Yes, there will be a trial. Yes, there is corroborating evidence. Yes, the law will take its own course. But governments in this country are run on moral compass. And this case once again proves that the moral compass in the BJP is completely lost and nobody cares about what is happening to India's daughters. I will respond. आपका सवाल का जवाब मैं हिंदी में जरूर दूंगी. ब्रिजभूषण शरण सिंह कभी एक टीवी चैनल पर, कभी दूसरे टीवी चैनल पर कूद कर अपनी बात करते हैं. उनको प्लेटफॉर्म देना बंद कर दीजिए. वो आरोपी हैं और बहुत संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं. आरोप सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, और ये आरोप इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने लगाए हैं. ये वही ब्रिजभूषण शरण सिंह है जो कहते थे मेडल जो है वो टके के दाम बिक रहे हैं, लड़कियां खेलना नहीं चाहती हैं, लड़कियां बुढ़ी हो गई हैं. ये वही ब्रिजभूषण शरण सिंह है. इनको प्लेटफॉर्म देना बंद कीजिए. और सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि बिल्कुल ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमे में जो एविडेंस है वो पेश होगी, जो एथलीट्स हैं वो अपनी बात रखेंगे, सारे साक्ष्य सामने आएंगे. लेकिन एक सच ये भी है कि सरकारें नैतिकता और मर्यादा से चलती हैं. और जब भाजपा का एक सांसद इतने संगीन आरोपों से घिरा हुआ है, उसको संसद में बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. और यहां पर मर्यादा और नैतिकता का दोबारा से टेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का. जी आपको क्या लगता है इतना प्रेशर रहा, खिलाड़ी भी बैठे जंतर मंतर पर, विपक्ष ने भी ये मसला लगातार उठाया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई आपको क्यों लगता है नहीं हुई है? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैं जानती हूं कि इस मसले ने वहां पर भी लोगों को उद्वेलित किया हुआ है. मुझे इसके सिर्फ 2 कारण समझ में आते हैं. एक, सरकार की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है. अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री नहीं होता. अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो बगल में बैठकर ठसके से यह ना कहता मेरे ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है. तो सरकार की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है. यह सबसे बड़ा साक्ष्य है कि सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया. सरकार इस देश की बेटियों के साथ नहीं, उनके खिलाफ जो आरोपी हैं, जो अत्याचारी हैं, लगातार उनके साथ खड़ी रहती है. और दूसरा कारण थोड़ा राजनीतिक है. दूसरा कारण अमित शाह जी और योगी जी के बीच की जो खींचतान है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को फॉलो करते हैं, उसका सीधा उदाहरण है ये. इस पे मैं जितना कम बोलूं अच्छा है. समझने वाले समझ गए, कहने वालों ने कह दिया. सुप्रिया जी, मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर पहले दिन से सवाल उठता रहा है. अब चूंकि चार्जशीट में जो सब बातें सामने आई हैं, आपको लगता है दिल्ली पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है और जो क्रेडिबिलिटी लॉस दिल्ली पुलिस का हुआ था वो अब कहीं ना कहीं कुछ रेस्टोर हुआ? इस
देखिए, एक चार्जशीट फाइल कर देने से क्रेडिबिलिटी रिस्टोर नहीं हो जाती है। एक ये भी सच है कि महीनों लग गए, एफआईआर नहीं हुई। एक ये भी सच है कि जब संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी अपना राजतिलक करा रहे थे तो बेटियों को सड़कों पर यही दिल्ली पुलिस घसीट रही थी। यही दिल्ली पुलिस है जो कभी पॉक्सो पर इधर, कभी पॉक्सो पर उधर कर रही थी। तो इतनी जल्दी विश्वसनीयता रिस्टोर हो जाए, ये नहीं हो सकता है। और दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस दिन एलिगेशंस लगे थे उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और हमारा कानून कहता है कि पॉक्सो का एलिगेशन के तुरंत बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से बृजभूषण सिंह को प्रोटेक्ट किया गया। उनसे पूछताछ भी तब करी गई जब विपक्ष हावी हुआ, जब लोग हावी हुए, जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। तो दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता एक चार्जशीट से रिस्टोर नहीं हो सकती है। मेरा अपना मानना है कि चार्जशीट तो दायर होनी थी, सच को आप कब तक छुपाएंगे, लेकिन उनका अरेस्ट ना होना, उनसे सवाल ना पूछा जाना लंबे टाइम तक, उनके खिलाफ एफआईआर ना लिखा जाना और खिलाड़ियों के साथ जो बदसलूकी हुई, इसमें दिल्ली पुलिस ने अपना, जो अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है, अपना असली चाल चरित्र और चेहरा काफी हद तक दिखाया हुआ है। एनी अदर क्वेश्चंस? क्या है, पूछिए जी। जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हम शुरू से एक बात कह रहे हैं जीएसटी को लेकर। हमारा यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने आपाधापी में, जल्दबाजी में अपना नाम उस पर किसी तरह से चस्पाने के लिए जीएसटी को लाए। और यह सच है कि जो जीएसटी आई वो त्रुटिपूर्ण है। जो जीएसटी आई उसने लोगों का, छोटे व्यापारियों का धंधा नर्क कर दिया है। उसको गब्बर सिंह टैक्स कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। जिस जीएसटी ने आटे और दही पर टैक्स लगा दिया है, उस जीएसटी का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है कि इस पर एक विधिवत एक रूपरेखा बनाकर कांग्रेस अपना ऑफिशियल स्टैंड लेगी। अभी के लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जीएसटी के माध्यम से और उत्पीड़न लोगों का करना, जीएसटी के माध्यम से लोगों को अपराधी घोषित कर देना, जीएसटी के माध्यम से लोगों को का शोषण करना सर्वथा गलत है। भाजपा कमेटी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का अर्थनीति बिल्कुल जीरो है, उन्हें अर्थनीति बिल्कुल नहीं आती, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, अगला चुनाव उन्हें लड़ना भी नहीं चाहिए। चलिए, जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे अब बाकी लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं। ये तो संघ ने भी कह दिया है कि चुनाव प्रधानमंत्री के और उनके एजेंडा पर नहीं जीता जा सकता है। तो शायद जिसका आपने जिक्र किया उन्होंने इसी बात का वर्णन किया है। एनएसए का बयान आया अजीत डोभाल साहब का कि धर्म नहीं होता है किसी भी आतंकवाद का, और ये कुछ बहके हुए लोगों द्वारा किया जाता है आतंकवाद। आतंकवाद पर कांग्रेस पार्टी चलते फिरते बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि आतंकवाद से लड़ते हुए हमने एक भारी कीमत अदा करी है। आतंकवाद के चलते हमने अपने 2 नेताओं की शहादत दी है। आतंकवाद के चलते इस देश की प्रधानमंत्री को 32 गोलियों से भून डाला गया। आतंकवाद के चलते इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न राजीव जी के शरीर के चिथड़े उड़ा दिए, क्योंकि वो देश को एकजुट रखना चाहते थे। तो आतंकवाद पर चलते फिरते बयानबाजी करना मुझे नहीं लगता हम कर सकते हैं। आतंकवाद की जितनी भर्त्सना करी जाए वो कम होगी। हिंसा की सार्वजनिक जीवन में या किसी भी मांग को लेकर हिंसा की लेश मात्र न समर्थन किया जा सकता है, न सार्वजनिक जीवन में जगह है। ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आतंकवाद थामे थम नहीं रहा है। जब राजौरी और पुंछ जैसी जगहों में हमारे 10 जांबाज शहीद हो जाते हैं और एनएसए से लेकर प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं बोलते हैं, जबकि वो आतंकी हमले होते हैं, तो ऐसे लोगों का बल बढ़ता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ब्रीफिंग होगी, आपको बता देंगे।